नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हिंसा की आग में घिरे बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है, जिसके बाद शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर निकल गई हैं। उनका विमान अब से थोड़ी देर पहले गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा। खबरों के मुताबिक शेख हसीना के साथ उनकी बहन रेहाना भी हैं। शेख हसीना के इस्तीफा देते ही बांग्लादेश में जश्न शुरू हो गया। ढाका की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे हैं। बांग्लादेशी कमान अब सेना ने संभाल ली है। सेना प्रमुख वकार उज जमान ने आज बांग्लादेश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब हम सरकार अंतिम सरकार बनाएंगे और सब संभाल लेंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि हिंसा और मारपीट से कुछ नहीं मिलेगा, संघर्ष और अराजकता से दूर रहिए, हम बांग्लादेश में शांति वापस लाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। वहीं प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में भी घुस गए और वहां भी तोड़फोड़ की। बांग्लादेश में हुई ताज़ा हिंसा में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात पर काबू पाने के लिए पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा हुआ है। ढाका एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश की 3,500 से ज़्यादा कपड़ा फैक्ट्रियों पर भी ताला लगा दिया गया है। तो अब से कुछ देर पहले जो खबर आई है, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान जो उतरा है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या जानकारी, आगे से क्या कार्यक्रम रहेगा? यहीं रहेंगी दिल्ली में या फिर कहीं और जाने की जानकारी मिल रही है? देखिए, इस बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। बस इतना ही भारतीय वायुसेना ने बताया है कि जो बांग्लादेश एयरफोर्स का जो ट्रांसपोर्ट विमान है C-130J एक खास तरह का स्पेशल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसके जरिए जो है जो शेख हसीना जो है हिंडन में लैंड की है। और अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि संभवतः जो C-130 का जो है उसका रिफिलिंग हो रहा है और इसके बाद कहाँ उनका मूवमेंट होगा, क्या दिल्ली आएंगी, दिल्ली में हिंदुस्तान में शरण लेंगी, या इस तरह की बातें निकल के आ रही कि संभवतः सीधे यहाँ से लंदन फ्लाई करेगी। इस एयरक्राफ्ट के बारे में बता दें कि ये बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो खास तौर से स्पेशल ऑपरेशन के लिए बना हुआ है। मतलब इसको लैंड करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए बहुत कम स्पेस चाहिए होता है, छोटे रनवे की जरूरत होती है। और खास तरह का ऑपरेशन के लिए जो है इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है, अमेरिका का बना हुआ है और दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल होता है। भारत भी स्पेशल ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल करता है। तो फिलहाल जो जानकारी निकल के आ पा रही है कि शेख हसीना जो है, आपको बता दें कि गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में जो भारतीय वायुसेना का एयरबेस है वहां लैंड किए हैं, वहां उतरी है और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने उनको रिसीव किया है। ये फिलहाल जानकारी मिल पा रही है। यह अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो दिल्ली आएंगी, ये दिल्ली में जो सरकार के नेताओं से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। जी, शुक्रिया आपका राजीव। तो राजीव, हमारे सहयोगी महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं कि शेख हसीना को लेकर अब से कुछ देर पहले ढाका से जो विमान उड़ा था वो दिल्ली में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतर गया है। लेकिन अभी आगे के कार्यक्रम की जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या वो दिल्ली में रहेंगी यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं आगे का सफ़र करेंगी। हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कादम्बनी, भारत ने एक जेस्चर दिखाते हुए अपना जो एयर स्पेस है उस पर एक तरह से कह सकते हैं कि सेफ पैसेज दिया है। शेख हसीना को भारत के जो मैत्री संबंध हैं बांग्लादेश के साथ वो किसी से छुपे नहीं। सब जानते हैं कि भारत हमेशा से बांग्लादेश के हर दुख दर्द में साथ रहा है। ऐसे में अब भारत की भूमिका क्या होगी और शेख हसीना को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या उनसे कोई मुलाकात का कोई कार्यक्रम है या फिर वो यहाँ से कहीं आगे की यात्रा करेंगे? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनका यहाँ किसी से कोई मुलाकात का अभी कोई भी यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं है। और यहाँ जो गाज़ियाबाद में वो हिंडन एयरबेस पर उनका विमान उतरा है वहाँ से ही वो सीधा जाएंगी। लेकिन भारत जो है, अगर भारत की बात करें तो भारत को ये पैसेज शायद देना ज़रूरी था, क्योंकि आपको याद है कि पहले भी जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई हुई थी उस वक्त किस तरह से भारत इन्वॉल्व था, ये सबको पता है। उसके बाद लगातार शेख हसीना भारत को अपना दूसरा घर मानती रही हैं, काफ़ी वक्त तक यहाँ एग्जाइल में वो रही थी। तो ये कम से कम इतना करना ज़रूर भारत का बनता है, क्योंकि भारत के लिए 2-4 चीज़ों को बैलेंस यहाँ करना ज़रूरी है। शेख हसीना से बहुत बेहतर रिश्ते रहे हैं। अभी वो आई थी जब स्वेरिंग इन समारोह हुआ था, उसके बाद स्टेट गेस्ट के तौर पर वो पहली इंटरनेशनल गेस्ट थी जो कि भारत आई थी। तो शेख हसीना से बहुत बेहतरीन रिश्ते हैं। उनके वक्त में बांग्लादेश भी थोड़ा जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा लिबरल हुआ, तो वो भी एक
भारत के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन अब जब वो यहाँ से निकलेंगी उसके बाद भारत को ये देखना ज़रूरी होगा कि वहाँ पर बांग्लादेश में क्या हो रहा है। भारत अभी सिर्फ देख सकता है वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, वो किसी प्रकार से उसमें हाथ नहीं डाल सकता है, क्योंकि ये एक आंतरिक मामला भी है। दूसरा, भारत इसमें उलझना भी नहीं चाहेगा। लेकिन आपको भी पता है भारत के वहाँ पे बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं। भारत लगातार चाहे ट्रेन हो, चाहे बाकी जो चाहे बिजली का हो या फिर बाकी किसी भी प्रकार की चीज़ें जो हैं उसमें कई MOUs कर चुका है और काफ़ी मदद कर रहा है बांग्लादेश की। भारत चाहेगा कि उसका इन्वेस्टमेंट, जैसे अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट है, उसको भी भारत देखता रहा है तालिबान की सत्ता में होने के बावजूद, इसी तरह बांग्लादेश में भी फिलहाल वो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा और चाहेगा कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको उसी तरह से वहाँ पर देखा जाए और अगली जो सरकार आए, इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जो सरकार आए, उससे वो बेहतर रिश्ते किस प्रकार से बना के रख सकता है, ये भी देखना होगा। क्योंकि एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहाँ पर लगातार भड़क रहा है। चाहे वो चुनाव की बात हो, उस समय भी बार बार भारत पर आरोप लगाया गया कि भारत जो है उसमें दखलंदाजी कर रहा है, शेख हसीना का सपोर्ट कर रहा है, जबकि भारत लगातार कहता रहा है कि वो किसी भी आंतरिक मामले में किसी देश के दखल नहीं देता है। तो अभी कई सारी चीज़ें जो है वो अनडिफाइंड है। इस बीच ये खबर आ रही है कि शेख हसीना, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि शेख हसीना ने UK में असाइलम मांगा है और यहाँ से हिंडन गाजियाबाद बेस से वो सीधा UK ही जाएंगी। यहाँ पर अभी तक उनके कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं है। जी, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी कादम्बरी शर्मा की ओर से मिल रही है कि असाइलम मांगा है UK में और यहाँ से वो सीधे लंदन भी जा सकती हैं हिंडन एयरपोर्ट से। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गए, बांग्लादेश मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर भारद्वाज, आपका स्वागत है NDTV इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? काफ़ी तेज़ी के साथ आज ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, लेकिन इसकी भूमिका, कहें कि पृष्ठभूमि काफ़ी लंबे समय से बननी शुरू हो गई थी, खासतौर से इसी साल जनवरी से जब चुनाव हुए थे। उन चुनाव के ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। थोड़ा मैं कहूँगा कि चुनाव से थोड़ा पहले का अगर आप देखते हैं कि 2018 से आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है, हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ हम तक आने की। अगर आप अनम्यूट कर दें तो शायद हो सकता है आपने म्यूट किया हो। प्रोफेसर भारद्वाज, अपनी बात पूरी कर लें। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आप सुन पा रहे हैं? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, तो कुछ तकनीकी गड़बड़ी के चलते हमारा संपर्क प्रोफेसर भारद्वाज से नहीं हो पा रहा है। हम उनके पास वापस जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज़ रूम से। उमाशंकर, आप किस तरह से देख रहे हैं जो बांग्लादेश से अभी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जश्न भी मनाना शुरू हो गया है और सेना कह रही है कि वहाँ पर एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा? जाहिर सी बात है कि सेना की भूमिका अब काफ़ी महत्वपूर्ण इस पूरे घटनाक्रम में हो जाएगी, लेकिन अंतरिम सरकार को लेकर किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले एक ताज़ा जानकारी आपको बता दूं कि जो डिप्लोमेटिक सोर्स हैं उनके हवाले से जानकारी आ रही है कि दिल्ली से शेख हसीना जो हैं वो लंदन ही जाएंगी और जैसा कि सहयोगी कादम्बरी शर्मा ने भी बताया कि वहां उन्होंने असाइलम मांगा है। तो ये बात अब ऑफ द रिकॉर्ड ही सही लेकिन कंफर्म हो गई है कि शेख हसीना दिल्ली से लंदन जाएंगी और वहीं पर वो अपना शरण जो है वो उन्होंने मांगा है और वहीं उनको शरण मिलने की जो संभावना है वो है। तो शेख हसीना तो अपने देश से निकल गई हैं, भारत होते हुए लंदन की तरफ वो जा रही हैं, लेकिन जो अवामी लीग के जो बाकी लीडर्स हैं वहां पर और जो उनके दफ्तर हैं वो तोड़े जा रहे हैं, जो जानकारी बांग्लादेश से निकलकर अभी भी सामने आ रही है। और बांग्लादेश में जो अवामी लीग के जो नेता हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। हिंसा का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। बेशक आर्मी चीफ जो है उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है। तो ये जो आरक्षण का जो मुद्दा था वो आरक्षण के मुद्दे से निकलकर सरकार के खिलाफ इसलिए चला गया क्योंकि जो आरक्षण विरोधी जो मुहिम चलाने वाले लोग थे उनकी ये दलील थी कि जो आरक्षण है वो पिछले 50-55 सालों में उन लोगों को अब मिलना बंद हो गया है या उसकी जरूरत नहीं रही जो मुक्ति संग्राम में जुड़े लोगों के परिवार वालों से आते हैं। और उसके बजाय अब जो है वो पूरा लाभ जो है वो अवामी जो लीग है वो अपने कार्यकर्ताओं को दे रही है, पॉलिटिकल वर्कर्स को दे रही है और इस तरह से एक पक्षपात का जो आरोप है वो लगाया गया। और इसके बाद से ही हिंसा ने ज्यादा जोर पकड़ना शुरू किया और जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां की वो तो उसमें शामिल हुई मौका देखकर, क्योंकि 15 साल से वहां पे शेख हसीना
हसीना की सत्ता थी, कई लोगों को ये मौका नहीं मिल रहा था किस तरह से वेंट आउट करे अपने आप को। तो आरक्षण के जरिए जो एक हिंसा का दौर शुरू हुआ, जो पहले प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ, फिर हिंसा का दौर शुरू हुआ, और उसके बाद जो है ये बात यहाँ तक आ गई कि शेख हसीना को अपना जो घर है वो छोड़ना पड़ा है, अपना देश छोड़ना पड़ा है। लेकिन वहां पे पार्टी के दफ्तरों को तोड़ा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, और जो एक गुस्सा है वो अब भी बरकरार है। जहां तक इसके असर, भारत पे असर की बात है, तो बहुत तरह के प्रोजेक्ट भारत ने बांग्लादेश में शुरू किए थे और उस पर असर पड़ने की आशंका है। अंतरिम गवर्नमेंट तो अभी बनाई जाएगी, लेकिन इसके बाद अगर बीएनपी जैसी पार्टी सत्ता में आती है तो उसके साथ भारत के रिश्ते जो हैं बहुत ही असहज रहे हैं, और खासतौर पे उल्फा जैसे संगठनों को उसकी गतिविधियों को रोकने में बीएनपी जब सत्ता में थी उन्होंने काफी उससे इनकार किया था, और जो इस्लामिस्ट ग्रुप है उसके साथ भी उसका जो गठजोड़ है वो बार बार निकलकर सामने आता रहा है। तो ये एक दूर की बात बेशक हो, लेकिन अगर अवामी लीग वहां नहीं, अब तो उसको माइनस करके ही चलना होगा। तो आगे आने वाले समय में जो चुनाव होंगे और जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में आएगी, अगर वो बीएनपी जैसी पार्टी होती है तो भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं वो उस तरह के अच्छे नहीं होंगे जैसा शेख हसीना के समय में था, और एक कॉम्प्लिकेशन जो है वो शुरू होगा। हालांकि भारत उससे पार पाने की कोशिश जरूर करेगा। जाहिर सी बात है, और लेकिन हालांकि समय के साथ साथ चीज़ें बदलती भी, हमने ये भी देखा है कि जो पड़ोसी देश है वहाँ पर इस तरह की बातें होती आई हैं, सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन उसके बाद जो है राजनीतिक हालात भी बदलते हैं। प्रोफेसर भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बांग्लादेश मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर भारद्वाज, आपसे यही प्रश्न पूछ रहा था कि आज अचानक से जो घटनाक्रम है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बदला है बांग्लादेश में। शेख हसीना अपने पद से इस्तीफ़ा देकर अब भारत में इस समय हैं, ट्रांजिट में बताई गई कि ट्रांजिट में वो हैं, इसके बाद वो यूके जा सकती हैं, वहाँ पर उन्होंने शरण भी मांगी है। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं आज का जो पूरा घटनाक्रम है और इसका क्या आगे जाकर इम्पैक्ट पड़ेगा भारत बांग्लादेश रिश्तों पर? देखिए, मैं इसको पहले भी बात कह रहा था कि जो इसकी पृष्ठभूमि है वो 2018 में तैयार हो गई। 2018 में दो बातें हुई। पहली बात की जो इलेक्शन हुआ उसको भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत क्रिटिसाइज किया, क्योंकि जो लगभग 97% सीटें जो थी वो अवामी लीग को चली गई। दूसरा, एक डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट आया था, उसमें भी उस पे कंप्लेन किया गया था कि प्रेस को फ्रीडम नहीं है, ह्यूमन राइट वायलेशन होता है हर आदमी को। और जो तीसरा विषय आया था जो 2018 में, वो कोटा था, जो एंटी कोटा मूवमेंट हुआ था। उसमें हालांकि सरकार ने उस कोटा को वापस ले लिया था, 30% जो फ्रीडम फाइटर्स के साथ था उसको स्क्रैप कर दिया था। लेकिन जब 2024 का इलेक्शन हुआ उसमें वही बातें सामने दोबारा उभर के आ गई, और जिस तरीके से कोटा का वर्डिक्ट कोर्ट ने दिया उसको सरकार ने मिसहैंडल किया। जो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस की बात स्टूडेंट्स कर रहे थे उसको सरकार ने और पुलिस ने या मिलके उसको कोहर्स के माध्यम से सप्रेस करने का प्रयास किया। तो ये जो फैक्टर हुआ, जो मिस हैंडलिंग हुआ, वो वायलेंट हो गया, और जो इकोनॉमिक कॉज था, जो सोशल कॉज था, वो पॉलिटिकल क्राइसिस के रूप में कन्वर्ट हो गया। और साथ ही साथ शेख हसीना ने या उसके जो एसोसिएट्स थे उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिया कि प्रोटेस्टर्स को रजाकार से संबोधित कर दिया और टेररिस्ट संबोधित कर दिया। तो ये जो एंग्विश था जनता का वो बहुत बढ़ता हुआ चला गया, और आज ये हालात हुआ कि उनको देश छोड़ के जाना पड़ा, उनको सत्ता छोड़ के जाना पड़ा। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सेटबैक है। उनका जो डेवलपमेंटल एजेंडा था शेख हसीना का, उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट हो रहा था 6.5 to 7% जो एक जो ग्रोथ चल रही थी उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और निश्चित रूप से जो ईस्टर्न साउथ एशिया में चाहे वो बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, ये सभी कंट्री साथ मिलके डेवलपमेंट को आगे और कोऑपरेशन बढ़ा रहे थे, उसके लिए भी सेटबैक है। और साथ ही साथ जो शेख हसीना का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि जो ईस्टर्न साउथ एशिया क्षेत्र में जो टेररिज्म का इशू था, फंडामेंटलिज्म का इशू था, इंसर्जेंसी का इशू था, उसको बांग्लादेश की धरती को इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। तो ये जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हुआ उससे बांग्लादेश जो एलडीसी कंट्री की तरफ से डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में आ रहा था। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। अब आगे इंटरिम मिलिट्री सरकार किस तरीके से हैंडल करती है, क्या इन प्रोजेक्ट्स और इन योजनाओं को आगे बढ़ाती है, या बांग्लादेश दोबारा से कट्टरपंथी और बीएनपी और एंटी अवामी लीग और एंटी इंडियन फोर्सेस के हाथ में चला जाएगा, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विषय है जो बांग्लादेश के लिए या भारत के लिए या पूरे दक्षिण एशिया के लिए विषय है। अब शेख हसीना कहाँ जाती हैं, लंदन जाती हैं, सऊदी अरबिया जाती है या कहीं पे जाती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। और इस जो पॉलिटिकल केओस है, जो जॉब की डिमांड है,
जो इन्फ्लेशन को कम करने की डिमांड है, जी। कहां तक ये जो नई गवर्नमेंट बनेगी, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, उन इश्यूज को एड्रेस कर पाएगी। कोई जादू की छड़ी होती नहीं है कि इतने बड़े देश, इतना बड़ा डेमोग्राफिक कंट्री है जिसमें 17 करोड़ लोग हैं और सबको रोजगार दे देंगे और इन्फ्लेशन नीचे चला जाएगा। भारत के साथ अगर आप देखेंगे कि भारत से जो बेसिक जो गुड्स का इंपोर्ट करते हैं उसकी वजह से उनका 30% के लगभग इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है। भारत के साथ अगर अच्छे संबंध नहीं हुए तो उनके इन्फ्लेशन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो ये सारे जो बिल्कुल। तो चैलेंजेस, इसमें अर्थव्यवस्था इसका काफी महत्वपूर्ण रोल रहेगा। जो आप बात बार बार कह रहे हैं कि अंतिम सरकार किस तरह से बनती है, कौन लोग उसमें शामिल होंगे, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा कि भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो किस मोड़ पर जाएंगे, क्या करवट लेंगे। एक नजर डाल लेते हैं कि जो बातें हो रही हैं अंतरिम सरकार को लेकर, जिस पर कि सेना ने स्पष्ट किया है कि अंतिम सरकार बनाई जाएगी, इसकी क्या तैयारियां चल रही हैं, कौन लोग इसमें हो सकते हैं, एक ग्राफिक्स के जरिए इस पर नजर डाल लेते हैं। सलीमुल्लाह खान उनका नाम चल रहा है इस अंतरिम सरकार के लिए। जस्टिस रिटायर्ड M.A. मतीन का नाम भी है। इसके साथ ही प्रोफेसर आसिफ नजरूल, इनका नाम भी इसके लिए बताया जा रहा है। जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल वहाब मियाँ, ये भी अंतरिम सरकार में हो सकते हैं। जनरल रिटायर्ड इकबाल करीम, इनको भी अंतरिम सरकार में जगह मिल सकती है। मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद इफ्तिखारुद्दीन, ये भी हो सकते हैं। डॉक्टर देवप्री भट्टाचार्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मतियुर रहमान चौधरी, ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड M. सखावत हुसैन, डॉक्टर हुसैन जिलौर रहमान, जस्टिस रिटायर्ड M.A. मतीन, तो ये सारे लोग हैं जो इसमें हो सकते हैं। और बताया जा रहा है कि इसमें जो अंतरिम सरकार होगी, सेना ने कहा है कि वो इसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगी अंतिम सरकार के गठन में। और कोशिश यही होगी कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है उससे ऊपर उठकर एक ऐसी सरकार बने जिसमें समाज के तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं वो शामिल हो सकें, ताकि जो जख्म मिले हैं बांग्लादेश को उन पर थोड़ा मरहम लग सके। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। कादमनी, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं इस अंतरिम सरकार को लेकर, किस तरह का इसका स्वरूप हो सकता है और इसका कंपोजिशन जो है वो किस तरह से महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें जो विपक्षी दल है जो चुनाव में भाग नहीं ले पाया या लिया भी, तो उसने कहा है कि इसमें काफ़ी धांधलियाँ हुई, तो क्या वो संतुष्ट होगा इस नई अंतिम सरकार का जो कंपोजिशन है फिलहाल सामने दिख रहा है इससे? जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर एक वहाँ पर बांग्लादेश में पूरा एक पेज का प्रिंटेड जो है वो यहाँ पर चल रहा है, जिसमें करीब 18 नाम हैं। इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी के लोग हैं, कुछ एक फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल का भी नाम है, इसमें एक फॉर्मर DG का भी नाम है, बांग्लादेश बैंक के फॉर्मर एक गवर्नर का भी नाम है। तो कई नाम इस तरह से अभी वहाँ चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर सेना प्रमुख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया कि एक अंतरिम सरकार बनेगी, अभी तक हमारे पास जो जानकारी है, सेना का ये मानना है कि एक सिविलियन सरकार वहाँ पर बनाई जाएगी। अंतरिम सरकार जो होगी उसमें ऐसे लोग होंगे, एक पूरा ग्रुप जो होगा वो ऐसा ग्रुप होगा जिस पर लोग भरोसा कर सके। क्योंकि आज जो बांग्लादेश में हुआ है वो सबसे बड़ी उसकी वजह है शेख हसीना सरकार पर भरोसे की कमी। इसके कारण ये जो डिस्ट्रस्ट है वो जो लगातार बढ़ता गया, चाहे एक इकोनॉमी की बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो। आज की तारीख में जितने युवा वहाँ पे अनएम्प्लॉयड हैं उसकी तस्वीर साफ देखने को मिली जब कोटा को लेकर वहाँ पर हिंसक प्रदर्शन हुए। शेखावत हुसैन जी जुड़ गए हैं, पूर्व चुनाव आयुक्त बांग्लादेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है शेखावत हुसैन जी NDTV इंडिया पर। आपकी पहली प्रतिक्रिया आज जो बांग्लादेश में सारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ इसके ऊपर? जी, will it be in English or should it be in my broken Urdu, Hindi, whatever you may call it? उर्दू हिंदी में करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम संभाल लेंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन आप बोलें हिंदी उर्दू में तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, मुझे तो प्योर हिंदी नहीं आता। नहीं, कोई बात नहीं, जो आप उर्दू बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बोलिए। तो आज जो डेवलपमेंट हुआ है, शेख हसीना इस समय हिंडन, जो गाजियाबाद में एयरपोर्ट है, हिंडन एयरपोर्ट, वहाँ पर उतर चुकी हैं। हमारे सोर्सेज यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो UK में असाइलम उन्होंने सीख किया है, वहाँ पर वो जा सकती है, लंदन जा सकती हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं जो आज पूरा डेवलपमेंट बांग्लादेश में हुआ है और अब शेख हसीना इस समय भारत की धरती पर है? देखिए, ये मेरा मुल्क है, कुछ बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं सबका फौजी भी हूँ और इलेक्शन कमिश्नर भी रहा हूँ। जब शेख हसीना 2008 की इलेक्शन में शियोन, बहुत अच्छा इलेक्शन था मेरे ख्याल में, दैट वाज द लास्ट इलेक्शन
that Bangladesh has seen, which is universal. Everybody participated. उसके बाद से जो है इलेक्शन कभी ठीक ठाक नहीं हुआ है. अब आज का जो बात है, अभी मैं आज का जो बात कर सकता हूँ आपके साथ, वो ये है कि एक आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी गड़बड़ है. हम आपके पास दोबारा आने का प्रयास करेंगे. लेकिन शेखावत हुसैन जी थे जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त हैं बांग्लादेश के, बता रहे थे कि 2008 तक जो चुनाव थे वो प्रक्रिया काफ़ी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होती आई थी. हालांकि बाद में दिक्कतें होती थी. शेखावत हुसैन जी आप फिर से जुड़ गए हैं, अपनी बात पूरी कर लें. ओके जी ओके, शुड आई गो ऑन? यस प्लीज. जी जी, मैं ये बता रहा था कि दिस इज अ worst kind of dictatorship that Bangladesh has seen. इससे पहले भी एक दो डिक्टेटर के बात हुई थी, बट नॉट लाइक दिस. एक तो 2008 के बाद बांग्लादेश में ऑलमोस्ट 70%, 60% to 70% पीपल वोट नहीं दे. कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर, इसमें शायद इंटरनेट कनेक्शन स्लो है या कुछ गड़बड़ है. आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही. आपकी जी जी शेखावत जी अपनी बात पूरी कर लें. जी, मैं जो बता रहा था जी वो है कि 2008 के बाद 70% पीपल कुड नॉट वोट, और ये पूरा धांधली हुई है. तो इसमें जो है पब्लिक को पहले तो ठेस ये पहुंचा कि ये वोट नहीं दे सके, और ये पार्टी जो जीत गई है थोड़ा सा वोट के साथ, और बाकियों को उससे साथ लिया भी नहीं. सबसे बड़ा वो एक बड़ा पार्टी जो है उसको नहीं लिया. तो इसी तरीके से जो है वो शी एस्टैब्लिश्ड अ कंप्लीट कंट्रोल ऑन द एंटायर कंट्रीज सिस्टम. इसमें आप पुलिस को कह लीजिए, इसको आप एनीथिंग ऑफ स्टेट अपैरेटस, यहाँ तक के जजेस, यहाँ तक के कोर्ट्स, सब कुछ उनके ग्रिप में था. और उनके जो कैबिनेट था, कैबिनेट वाज जस्ट लाइक दैट. ये शी वाज ऑल बाय हर. तो कुछ दिक्कत है जिसके कारण आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही. शेखावत हुसैन जी जो आरोप लगा रहे थे कि जो चुनावी प्रक्रिया है उसके साथ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, और शायद यही कारण था कि जनता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाई, जिसके चलते गुस्सा बढ़ा. जी शेखावत जी. जी, तो मैं जो कह रहा था आपको, इकोनॉमिक आपका प्रोग्रेस जरूर था, तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन गवर्नेंस नहीं था. उसके ऊपर आपको गुम करना. मुझे लगता है हम एक बार फिर से पूरा संपर्क करने का प्रयास करते हैं, आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे. अगर कोई तकनीक गड़बड़ी आ रही है इसको दूर करने का प्रयास करते हैं. इस बीच हम अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास चल सकते हैं. उमा, आप सुन रहे थे शेखावत हुसैन जी को कह रहे थे कि जो चुनावी प्रक्रिया है वो ठीक से नहीं हो पाई, यही एक बड़ा कारण रहा जिसके चलते असंतोष भड़का है लोगों में. तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं. जब आज प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की खबर आई उसके बाद बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम ढाका में और अन्य शहरों में सड़कों पर उतर आया. लोग जश्न मनाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको. और हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से. सौरभ, आपके पास क्या जानकारी? आपने बताया था कुछ देर पहले कि ढाका का जो एयरपोर्ट है उसको आज बंद कर दिया गया है आज रात तक. इस बीच ये भी खबर आई कि जो उड़ानें हैं एयर इंडिया की वो भी कुछ रद्द हुई हैं. और क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, ढाका के रास्तों पर पूरी तरीके से एक मतलब केओस है. वहाँ के जो संसद है, पार्लियामेंट के अंदर लोग घुस चुके हैं. पार्लियामेंट में लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं.
जो गण भवन है, जो प्रधानमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है, वहाँ पे लोग अंदर गए हैं, सामान उठा के चल दिए हैं। अंदर कुछ लोग खाते हुए दिखाई दिए हैं और ये ऐसा स्थिति, बिल्कुल केओस का जो स्थिति, एक तरीके से एक स्टेट में जब सरकार नहीं होती है, जब टोटल अनार्की होती है, उस वो तस्वीर हमें अभी इस वक्त बांग्लादेश और ढाका में दिखाई दे रहे हैं। खास करके ढाका में देखिए, बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया था सबको वापस जाने के लिए, ये लूटपाट, ये हिंसा बंद करने के लिए, लेकिन अब तक उसका असर नहीं दिखाई दे रहे हैं। लोग ना सिर्फ प्रधानमंत्री का जो निवास है वहाँ पे घुसे हैं, हालांकि जो बांग्लादेश के संसद है वहाँ पे भी घुसे हैं। टीवी स्टेशन जला दिए गए हैं, एयरपोर्ट बंद है, भारत से जो ट्रेन्स बांग्लादेश जाते हैं, मैत्री, मिताली एक्सप्रेस, सब बंद कर दिए गए हैं। बीएसएफ जो है हमारे बॉर्डर्स पे अलर्ट है, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति में अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए बांग्लादेश के एयरपोर्ट, जो ढाका का मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसे बंद कर दिया गया है 10:30 रात तक। और इंडिगो का एक फ्लाइट चेन्नई से ढाका जा रहे थे, उसे वापस कोलकाता में लैंड करा दिए गए हैं, डाइवर्ट किया गया है। वो फ्लाइट कोलकाता से रिफ्यूल करके वापस जा रहे हैं चेन्नई। और बाकी जो इंडिया से फ्लाइट्स जाने वाले थे ढाका तक, कोलकाता से, सारे फ्लाइट्स रद्द होने की संभावना है। एयर इंडिया ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिए हैं। उधर आपका जो एक इंडिगो का फ्लाइट है वो वापस आ चुके हैं। तो दूसरे तरफ से अगर हम देखें बांग्लादेश में अब क्या होने वाला है, देखिए सबसे बड़ी चुनौती है एक इंटरिम सरकार गठित करना, और ये इंटरिम सरकार अभी तक नहीं बन पाई है। इंटरिम सरकार बनने का उम्मीद आज शाम तक बन सकती है, ये उम्मीद है। लेकिन जब तक ये इंटरिम सरकार नहीं बनते हैं तब तक कोई स्थिति में स्वाभाविक होने का कोई ये नहीं है। आप कहीं पे भी जाए, अभी कहाँ पे स्थिति काबू है ऐसा इलाका ढाका में, ये बताना मुश्किल है। हमें भी जो हमारे वहाँ पे साथी है, दोस्त है, उनसे खबर मिलने में भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए हमारे सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या जानकारी है इस मीटिंग के बारे में? देखिए, मीटिंग के बारे में अभी बहुत कुछ नहीं बताया गया है, बस इतनी जानकारी मिल पाई कि विदेश मंत्री प्रधानमंत्री को जो मौजूदा हालात है बांग्लादेश का उसकी रिपोर्ट करने के लिए, बताने के लिए गए हैं। फिलहाल जो जानकारी निकल के आ पा रही है, जो गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस है जो दिल्ली से मध्य कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ जो है शेख हसीना को लेकर C-130 अमेरिका का बना हुआ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो बांग्लादेश एयरफोर्स का, उसको वो लैंड किया है यहाँ पर, और संभवतः उसका रिफिलिंग हो रहा है। जो जानकारी निकल के आ पा रही है कि शेख हसीना संभवतः दिल्ली की ओर नहीं आएंगे, यहाँ के सरकार के आला अधिकारियों से मुलाकात नहीं करेगी, वहाँ पर जो वायुसेना के अधिकारियों ने उनको रिसीव किया है, और संभवतः एयरक्राफ्ट के रिफ्यूलिंग के बाद जो है सीधे लंदन की ओर फ्लाई करेगी, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। शेख हसीना को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी यहाँ पर निकल के सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन जिस एयरक्राफ्ट से आई हुई, ये बता दें, ये एयरक्राफ्ट जो है अमेरिका का बना हुआ एयरक्राफ्ट है, C-130 स्पेशल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। उसको उतरने के लिए और टेक ऑफ करने के लिए बहुत कम रनवे की ज़रूरत होती है। एक बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जो जिस एयरक्राफ्ट के जरिए वो इंडियन एयरफोर्स पर उतरी है, और संभवतः यहाँ से जब रिफिलिंग हो जाएगा उसके बाद लंदन के लिए सीधे यहाँ से फ्लाई करेंगी। जी, कादम्बनी हमारे सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। कादम्बनी, आप के पास क्या जानकारी है? जो बैठक महत्वपूर्ण हो रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुँचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास संसद भवन में ये मुलाकात हो रही है, क्या माना जाए कि जो बांग्लादेश के हालात हैं उनके बारे में पीएम को ब्रीफ किया जाएगा? इस समय जो है काफ़ी तेज़ी के साथ घटनाक्रम जो बदल रहा है वहाँ पर। बिल्कुल, और ये बेहद ज़रूरी भी है कि प्रधानमंत्री को यहाँ पर ब्रीफ किया जाए। एस जयशंकर अगर उनसे मुलाकात कर रहे हैं तो बाकी हो सकता है अगर कुछ और भी हो, उसके अलावा ये एक बेहद अहम पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि स्ट्रैटेजिकली बांग्लादेश जो है भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह के इन्वेस्टमेंट हैं। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से काफ़ी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं और शेख हसीना के भी रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, और काफ़ी स्मूथ सेलिंग हुई है जब से शेख हसीना सत्ता में आई हैं, क्योंकि उनके जो व्यूज़ रहे हैं वो काफ़ी लिबरल भी रहे
हैं और उनके हिसाब से बांग्लादेश भी काफ़ी लिबरल हुआ है, इकोनॉमी जो उनकी है वो बढ़ी है। इन सब चीज़ों में भारत का अहम सहयोग रहा है, भारत का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री को भी सारी जानकारी दी जाए, वो जानकारी भी जो शायद पब्लिक डोमेन में नहीं है लेकिन भारत में विदेश मंत्री के पास निश्चित तौर पर होगी। ये सभी प्रकार की जानकारियाँ जो हैं वो प्रधानमंत्री को दी जाएंगी। देखिए, एक जो अभी तक जानकारी नहीं आई है और जिसका हमें इंतज़ार रहेगा कि वहाँ पर भारत के जो इन्वेस्टमेंट हैं, जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं भारत के, चाहे उसने किराए पे लिया हो या फिर उसने वहाँ पर इन्वेस्ट किया हो, अभी उनकी हालत कैसी है, क्या वो सुरक्षित हैं, ये अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक बाकी जो वहाँ पर हो रहा है, चाहे मीडिया हाउसेस पे जिन बिल्डिंग्स में उन पर अटैक हो रहा हो या फिर मुजीबुर रहमान की जो स्टैचू है उस पर अटैक किया जा रहा हो, जिसको फादर ऑफ द नेशन वहाँ पर कहते हैं, बंगबंधु जिनको कहते हैं, तो ऐसे में हमारे जो वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं भारत की, वो किस स्थिति में है ये भी जानना ज़रूरी होगा। तो कुल मिला के वहाँ पर जो हालात हैं, इसके जो आउटकम्स हैं, इसका जो बैकलैश है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इन सब के बारे में, हर सिनेरियो के बारे में बताना बेहद ज़रूरी है। और यही वजह है कि इस वक्त प्रधानमंत्री और एस जयशंकर के बीच जो बैठक हो रही है उसमें ये ज़रूर फिगर करेगा। निश्चित तौर पर कादम्बनी, हम लगातार आपके पास अधिक जानकारी के लिए आते रहेंगे। उमा शंकर सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है, जिसके बाद शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया है। उनका विमान अब से कुछ देर पहले गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा। खबरों के मुताबिक शेख हसीना के साथ उनकी बहन रेहाना भी यात्रा कर रही हैं। इस बीच संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात चल रही है। शेख हसीना के इस्तीफा देते ही बांग्लादेश में जश्न शुरू हो गया। ढाका की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे हैं। बांग्लादेश की कमान अब सेना ने संभाल ली है। सेना प्रमुख वकार उज जमान ने आज बांग्लादेश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब हम अंतरिम सरकार बनाएंगे और सब संभाल लेंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि हिंसा और मारपीट से कुछ नहीं मिलेगा, संघर्ष और अराजकता से दूर रहिए, हम बांग्लादेश में शांति वापस लाएंगे। To improve our business, trade, and our bondages, that is important. And my visit, it is important, and I really thanks to Prime Minister Modi and also your Honorable President, both of them visited Bangladesh. When we are celebrating our Father of the Nation birth centenary and also our independence, 50 years of our independence day, and our friendship with India. India recognized Bangladesh early one, so that bondage, I think that is our main priority, that their visit at such a time, even that time there was a COVID-19, but this pandemic, but beside that, both of them honor us, honor our people, and that visit really give us a tremendous, Ma'am, you spoke about trade relations between the two countries. India is the second largest trading partner. That makes it a little sensitive issue for many Indians who feel that, oh, we should be the largest trading partner of Bangladesh. But you are sandwiched between, you're a smaller nation sandwiched between these two giants, as, if I may say, India and China. And I'm sure you're asked this many times by the Western media, that how do you balance the relationship? वहीं शेख हसीना के इस्तीफे के बाद ढाका में आज छात्रों ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, हर कोई खुश है और बांग्लादेश की सरकार गिरने का जश्न मना रहा है। We are getting what we deserve, what 16 crore or 18 crore people of this country deserves. Everyone is happy, everyone is cheerful, everyone is celebrating the Sarkar Patan. This has to be a historical day. We are getting what we deserve, what 16 crore or 18 crore people of this country deserves. Everyone is happy, everyone is cheerful, everyone is celebrating the Sarkar Patan.
This has to be a historical day. This is not just the end of the tyrant Sheikh Hasina. With this, we put an end to the mafia state that she has created. We put an end to the corporate kleptocracy that she has started. We don't want a military government. What we need is a civilians charter. We need a civilians government, and we are going to ensure it. और हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उमाशंकर, आपके पास आना चाहूँगा। हम कुछ छात्रों की प्रतिक्रिया सुन रहे थे। हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में ये जो पूरा आंदोलन है शेख हसीना सरकार के खिलाफ, ये छात्रों ने ही बांग्लादेश की सड़कों पर तैयार किया था। आरक्षण का विरोध वो कर रहे थे, लेकिन आज जब एक बड़ी कामयाबी मिली है, तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और जाहिर सी बात है कि उनमें काफ़ी खुशी का माहौल भी है। लेकिन चुनौतियाँ भी अब होंगी जो भी अंतरिम सरकार बनेगी, क्योंकि इन्हें संतुष्ट करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने रहेगी। जी बिल्कुल, और जैसा कि हम छात्र को सुन रहे थे, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि उनको मिलिट्री रूल नहीं चाहिए, वो सिविलियन सरकार चाहते हैं। तो जो जानकारी बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही थी उसके मुताबिक ये कि जो सेना के समर्थन वाली अंतरिम सरकार बनाने की जो बात की गई है, ये आंदोलनरत छात्रों को पसंद नहीं आई है और इसलिए भी उन्होंने प्रोटेस्ट को अपने वापस नहीं लिया है। और तभी जो हमारे सहयोगी कलकत्ता से रिपोर्ट कर रहे थे सौरभ गुप्ता, वो साफ तौर पे कह रहे थे कि जो प्रदर्शनों का जो सिलसिला है वो रुका नहीं है। हाँ, प्रदर्शन का जो एक हिस्सा है वो जश्न में जरूर बदल गया है। लोग वहां पे खुशी से झूम रहे हैं कि उन्होंने उस सत्ता को उखाड़ फेंका जो उनके लिए बेरोजगारी लेकर आया और उनके लिए काफी तकलीफ लेकर आया। और ये जो आरक्षण की जो बात है, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, ये इसलिए इस सरकार के खिलाफ गया क्योंकि इस आरक्षण को लेकर कई तरह के पक्षपात के आरोप लगाए गए। ये कहा गया कि अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ अब मिल रहा है, क्योंकि लंबा अरसा बीत चुका आजादी का और मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वालों के परिजनों के नाम पर ये जो रेवड़ी है वो बांटी जा रही है। तो इसका अपना एक जो वेंट जो नहीं मिल रहा था वहां पे ऑपोजिशन पार्टीज को, वो इस आरक्षण के आंदोलन के बहाने मिला और आते आते स्थिति इस तरह की हो गई कि 45 मिनट का अल्टीमेटम देना पड़ा सेना को और वो उन्होंने शेख हसीना को देश छोड़कर चले जाने को कहा क्योंकि उनकी जान को वहां पे खतरा हो सकता था। और जैसा कि हमने देखा कि उनके प्रधानमंत्री निवास से निकल जाने के बाद जिस तरह से हजारों की तादाद में जो प्रदर्शनकारी हैं वो वहां घुसे, वो घरों में घुसकर उन्होंने जो है वहां पे तोड़फोड़ मचाई, उत्पात किया, सामानों को वहां पर लूटा। तो ये जो स्थिति है बिल्कुल ऐसी कैओटिक स्थिति है जिसको संभालने में अभी वक्त लगेगा। और जहां तक बात हम अंतरिम सरकार की कर रहे थे, तो अभी जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें अलग अलग वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को शामिल किया जा रहा है। शुरुआती जानकारी यही आई है कि जो 2 प्रमुख वहां के प्रख्यात लेखक हैं उनको अंतरिम सरकार में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा 3 जो हैं वो जो रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स हैं उनको शामिल किया जा रहा है, रिटायर्ड जज को उसमें शामिल किया जा रहा है। और इन सब के ऊपर ये दारोमदार होगा कि आगे का जो पॉलिटिकल रोड मैप है बांग्लादेश का वो किस तरीके से बनाते हैं और कैसे एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर आते हैं जिसमें सबों का भरोसा सरकार पर हो। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात की जो बात है, हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक, क्योंकि पड़ोसी देश में इतनी बड़ी घटना हो गई है, इतना बड़ा राजनीतिक उथल पुथल हो गया है, तो ऐसे में भारत की तरफ से एक बयान की अपेक्षा की जा रही है, विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान की अपेक्षा की जा रही है, जो तभी संभव है जब सिचुएशन को पूरी तरह से एसेस कर लिया जाए, जो हमारे वहां पे इंटरेस्ट है उसको देखते हुए क्या कुछ कदम उठाया जाना चाहिए और क्या कुछ वहां पर हुआ है। क्योंकि ये भी जानकारी आ रही है कि भारतीय जो हित है वहां पर उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है। आगजनी जो है वो अवामी लीग के दफ्तर में तो हुई है, अवामी लीग के नेताओं को तो नुकसान पहुंचाया ही जा रहा है, जो कुछ भारतीय जो वहां पे प्रतिष्ठान है उनको भी नुकसान पहुंचाए जाने की खबर है। तो तमाम बातों का एक ब्यौरा लेने के बाद और एक जो सटीक पॉलिटिकल जो भाषा में एक जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जो एक बयान है उसकी उम्मीद की जा रही है विदेश मंत्रालय की तरफ से। जो हमें जानकारी मिली है उसको आने में अभी कुछ घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन तमाम नजर इस बात पर कि जब एक पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा है और भारत के रास्ते लंदन जाने की ओर अग्रसर हैं, तो ऐसे में भारत की अपनी क्या प्रतिक्रिया है और भारत अपने हितों की रक्षा किस तरह से आगे चलकर करेगा। क्योंकि अगर एक मेन पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे दूसरी पार्टी जो कि बीएनपी है वो आती है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे और उसको भारत को पार पाने के लिए अभी से कदम उठाने पड़ेंगे। तो काफ़ी नाजुक स्थिति है, इसलिए भारत इस पर नज़र रखे हुआ है। विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात भी इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चल रही है, ज़रूरत पड़ी तो इस पर बयान भी दिया सकता है। बहरहाल शुक्रिया आपका उमाशंकर सिंह और कादम्बिनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।